जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज फराज यूसुफ साहब के साथ। फराज यूसुफ साहब अभी अभी अजरबैजान से चक्कर लगा के मेरे साथ आए हैं और अभी फिर ये 20-25 दिनों के बाद दोबारा जा रहे हैं। तो इनसे गपशप इस टॉपिक पर ही है कि ये वहाँ पे खूब इंजॉय भी करते हैं, सैर भी करते हैं और इन्वायरमेंट भी बड़ी अच्छी है, जॉगिंग करते हैं, मैरियट में जाके स्विमिंग करते हैं और माहौल का बड़ा जिसे कहते हैं कि फुल टाइम। जी फराज, आज हमारा टॉपिक क्या है और आपके क्वेश्चंस क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत सारे लोगों के कुछ जो हैं वो बेसिक सवालात हैं अजरबैजान से रिलेटेड कि मैं शुरू करता हूँ सवालात के साथ कि सर अजरबैजान ही क्यों, हम अजरबैजान ही क्यों जाएं। बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। मैं इसका स्टॉक मार्केट की टर्म्स में अगर आपको थोड़ा सा पहले जवाब दूं कि जब दो कंपनियां होती हैं, एक जैसी अर्निंग है उनकी, एक जैसी ईपीएस मिल रही है, अर्निंग पर शेयर, एक जैसा डिविडेंड मिल रहा है, अगर एक ही कीमत 20 रुपए और दूसरी कीमत 100 रुपए हो तो आप कौन सी लेना चाहेंगे? तो जो सस्ता है। जो 20 रुपए पे है। जी तो सर। भाईजान ये एक तो मैं इसको कहूंगा कि आज से 35-40 साल पुराना दुबई है। अब आज ही दुबई, हमारे दोस्त है मुनीर साहब, कॉमन फ्रेंड है हमारे, सुबह उनसे टेलीफोन के ऊपर बात भी हुई, आपको मैंने बताया भी उनके बारे में कि वो दुबई जा रहे हैं। तो हमने एस्टिमेटेड उनका जो खर्चा लगाया कि वो बिल्कुल कोई बड़ा ऑपरेशन करने नहीं जा रहे हैं, मैक्सिमम एक बंदे का स्टाफ वो रखेंगे और अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं जा रहे। लाइसेंस फी वगैरह हर चीज का हमने जो हिसाब लगाया कि तकरीबन 75,000 से 1 लाख रुपया रोज का खर्चा उनका आएगा। यानी दुबई में फर्म उनकी रन करने का ऑपरेशन जो है वो 30 लाख रुपए तकरीबन खर्चा आएगा, अगर महीने का, पाकिस्तान पाक रुपी। अगर सेम ऑपरेशन हम अजरबैजान में करें तो 15 से 20 हजार रुपया पर डे, यानी वो 6 लाख। तो वही वाली बात है कि इट इज 20%। दिस इज पॉइंट नंबर 20%। 1। पॉइंट नंबर 2, तकरीबन 22 से 25 करोड़ की एडिशनल मार्केट आपको रशिया की और टर्की और नेबरिंग कंट्रीज की, यूरोप तक एक्सेस मिलती है। तो ये उसका पॉइंट नंबर 2 है। इतनी बड़ी मार्केट इतने कम सरमाए से कारोबार शुरू करके कहीं और नहीं मिलती। अगर आप ट्रेड्स कर रहे हैं, गुड्स गुड्स के अंदर हैं और एक्सपोर्ट्स में हैं, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो बेतहाशा टूरिस्ट की जो ट्रैफिक है वो बाकू पे है। और आप फ्लाइटें अभी हम देख कर आए हैं और आपको अंदाजा होगा कि कितना लंबा हमें क्यू में खड़ा होना पड़ा था इमिग्रेशन के लिए ही। तो आप परेशान थे कि मैं बिल्कुल छह सर। महीने पहले जब रह कर गया था यहाँ, तो बड़े कम लोग थे, अब उससे ज्यादा हैं। जी सर। तो जी सर। जी अब सर, ये, टूरिस्ट सर बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। हाँ, तो टूरिस्ट रिलेटेड तमाम बिजनेसेस हैं। तीसरी चीज कंस्ट्रक्शन है कि दुबई में मेनली कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा क्रेज है। लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक दुबई की प्राइसेस डाउनवर्ड रिवाइज होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई है मार्केट, बहुत ज्यादा प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। इस पे रहना बहुत मुश्किल है। मैं अपने स्टॉक मार्केट के तजुर्बे की बेस पे ये बात कह रहा हूँ कि करेक्शन में देख रहा हूँ। जबकि उसके मुकाबले में जब मैं प्रॉपर्टी अजरबैजान में देखता हूँ तो इसमें अभी ये 3-4-5 गुना बढ़ेगी यहाँ से, तो फिर कोई उसकी कोई कैलकुलेशन दुबई के आसपास शुरू होगी। तो ये बिल्कुल सर, आपके ऐसे ही। सवाल का तफसीली जवाब है। और आखिरी बात यह है कि दुबई जो है वो आपको इमिग्रेशन नहीं देगा कभी भी, आप वहां पे रेजिडेंट नहीं हो सकते। आप गोल्डन वीजा वगैरह तो ले सकते हैं। तो इधर आप जो है वो रेजिडेंट हो सकते हैं, परमानेंट शहरी इनके बन सकते हैं, और आप जो भी बिजनेस खरीदेंगे वो फ्री होल्ड है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप कंपनी बना सकते हैं। ये इसका एक और जवाब है। फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग कंपनी और रिटेन करना कंपनी को, ये बहुत आसान है। फिर बहुत आसान। टैक्सेशन जो है, मैक्सिमम फुल और फाइनल टैक्स जो है वो 2% है। 1,20,000 रुपए पाकिस्तानियों के लिए, $1,20,000, यानी तकरीबन 3,50,00,000 रुपए तक अगर आप सालाना मुनाफा कमाते हैं, यानी 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप पर सिर्फ 2% टैक्स है। और अगर ऐसे आप ही। इससे ज्यादा कमा रहे हैं तो 4% है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं। फिर आबो हवा बहुत अच्छी है, गर्मी 50 डिग्री पे नहीं है, आप 30 डिग्री पे काम कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको खुली जगह बहुत अवेलेबल हैं। आपको अभी जो बेतहाशा रिजॉर्ट्स बनने की गुंजाइश है कि जो कि कंट्री साइड पे बन सकते हैं। आप और मैं इकट्ठे देख कर रहे हैं, शिमकी मेरा ख्याल है, सही मेरी दिमागी।
शमाखी जी जो सर। है वो उन्होंने नया एक टूरिज्म कैपिटल किया है। हम खुद भी हमने लंच वहाँ बड़ा जबरदस्त किया था। वो बड़े वो एक फॉर्म पे उन्होंने बनाया हुआ था। फिर जी जी जी। ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर की वहां पे। और आपके जो है जानवर अगर आप पालना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, कोई और चीज करना चाहते हैं, तो वो बेशुमार हैं। और रशिया की मार्केट जो है उसको आप कवर कर सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स, दैट्स वाई अजरबैजान इतना सस्ता और इतना डेवलप्ड मुल्क और कोई है ही नहीं इस वक्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। मेरा भी दुबई में जो है वो 13 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस है, और रफली इट्स जस्ट 20% ऑफ द कॉस्ट। और सर इसके अलावा इट्स अ फुल फ्लेज कंट्री, हर तरह के बिजनेस में काफी स्कोप है सर वहाँ पे। देखें सर, अगर तो कॉस्ट बराबर आ जाए तो फिर तो दुबई, मैं भी दुबई जाऊंगा। मैं ये नहीं कि मैं आई लव दुबई, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट प्लेस। लेकिन आपने जेब भी तो देखनी है ना। पाकिस्तानी जो हैं बेचारे, उनके पास इतनी सेविंग अब रही नहीं है। 1 करोड़ में इस वक्त दुनिया में किसी भी मुल्क में आप नहीं जा सकते जहां पे करोड़ भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना है। यानी मजे की बात हम्म। ये नहीं है कि हमने करोड़ रुपया वहां लाइसेंसिंग में दे देना है या किसी को दे देना है। आप अपने ही बैंक अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं उस बैलेंस को, और उस पर भी आप 9% ले रहे हैं, और वो भी डॉलरों के हम्म। अगेंस्ट कवर्ड है। यानी आपकी करेंसी भी फिक्स है। तो फिर ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बड़े कंड्यूसिव हैं। और ये आपने और मैंने असेस जब किए थे तो आपने खुद भी टीआरसी इसीलिए ली है। आपके अपने जी पैसे सर, भी वहां बिल्कुल पे सर। पड़े हुए हैं, ये नहीं कि हमने दूसरों को ही कहा है। आप खुद भी जी सर। शहरी हाजरी हैं, अब आप भी। जी। जी सर। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अजरबैजान जाने के बजाय हम नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप क्यों नहीं चले जाते? सर, करोड़ रुपए में तो आप फिल्म देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। करोड़ रुपए में आप नॉर्थ अमेरिका डंकी डुंकी लगा के, अगर तो वहां पे आपका स्वीपर बनने का प्रोग्राम है लोगों का, उन लोगों को बताएं कि अगर तो उन्होंने डंकी फिल्म शाहरुख खान की देख के वहां पर जाकर स्वीपर का काम करना है उन मुल्कों में, फिर तो 1 करोड़ में शायद वो पहुंच जाएंगे। कोई 70-80 लाख रुपया सुना ये लेते हैं जो आपके इलीगल तरीके। आधे मर जाते हैं रास्ते में गोलियां खा के, आधे डूब जाते हैं। बाकी को बड़ी अफसोस। 5-10% जो पहुंच जाते हैं वो पूरी जिंदगी इलीगल। लीगली कम अज कम मेरी नॉलेज में कोई तरीका नहीं है। मैं आपको को क्लियरली बता देता हूं कि अगर नॉर्थ अमेरिका आपने जाना है या कनाडा जाना है, अगर तो आप 20-22 साल के हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, किसी ए क्लास यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, लम्ब से की है, एलएससी से की है, कहीं की है, तो आप हाईली स्किल्ड लोगों का अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर वीजा मिल जाता है। उन मुल्कों में जाएं, आप पढ़ें, कुछ साल पेट्रोल पंप के ऊपर बेशक पेट्रोल भी डालें, फिर वहां के आप एक सिस्टम को समझ लेते हैं, फैमिली नहीं होती आपकी, कोई बैगेज नहीं होता, तो आप वहां पे इस्टेब्लिश होने का आपका कोई चांस है। अगर आप एक मिडिल एज आदमी हैं, मैं तो 30+ को भी कहूंगा कि जिसके 1-2 बच्चे हैं, या 40 ऑनवर्ड्स, तो बिल्कुल ही बेवकूफी की बात है ऐसा सोचना भी। और अगर जी आप 30s में भी हैं तो आप ये समझें कि कम से कम आपके पास अगर $1 मिलियन है, अगर आपने कोई इज्जत से जिंदगी गुजारनी है। बाकी डंकी फिल्म की तरह अगर आपने शिट होल्स के अंदर, सॉरी टू से, सॉरी फॉर यूजिंग सच वर्ड, लेकिन जो स्लम्स हैं वो तो ऐसे ही हम्म। है कि गंद इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, ब्रिज के नीचे आप सोए हुए हैं। अगर तो आपने ड्रगीज के साथ स्लीपिंग बैग में उनको नेबर बना के आपने जिंदगी गुजारनी है, तो मैं तो उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं समझता। सॉरी सर, मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ फराज, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बिल्कुल सर। सर ये रियलिटी है नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन और कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशंस की। लोग बहुत सारी, वहां पर भी सर बहुत सारी जो है वो जो क्या कह सकते हैं, कवर स्कीम्स हैं, जो कि लिखती तो लेजिटिमेट हैं, लेकिन बाद में अगर गवर्नमेंट ने उनको जो है वो प्रोब किया या उन पे इन्वेस्टिगेट किया, तो सर जी। सिटीजनशिप्स भी कैंसिल हो जाती हैं लोग। तो जो ये बहुत सस्ते सस्ते पैकेजेस दे रहे हैं ऐसी जगहों के, दैट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। जी। तो वी शुड नॉट गो बाय दैट। सेकेंडली, मैं एक चीज और आपको बता दूं, कल मेरी को मेरा ख्याल है 1 घंटा जो है वो मेरी बात हुई वकास साहब से। ही इज डायरेक्टर इंटरनेशनल यूनिलीवर, कंट्री हेड यूनिलीवर। 49% टैक्स उनका, वो यही हमारा मौजूद बहस था कि जवाब साहब टैक्स ने मुझे मार दिया। यानी ही इज अमंग द 1% हाईली पेड ऑस्ट्रेलियंस, एंड 49% टैक्स जो है वो उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो आप ये जो टैक्सेशन को जब आप देखें, और कहाँ 2% और 4% और कहाँ 49%,
तो मैंने तो बल्कि उनको भी कहा, मैंने कहा यार टीआरसी ले लो तुम भी, और कोई होटल वोटल खरीद लेना, रिटायरमेंट पे बूढ़े हो जाओगे तो मुझे दुआएं दोगे अजरबैजान में। कहते सर मैं कंसिडर करता हूँ इसको। तो मतलब मैं पूरी दुनिया में लोगों के साथ इन टच हूँ, अमेरिका में, कनाडा में। आप लोगों से, जब आप कनाडा में थे तब भी मेरे साथ आपके सारे फाइनेंशियल्स बिल्कुल हो सर। रहे थे। तो वहां पे भाईजान टैक्सेस, अगर तो आप सम बॉडी हैं, वैसे तो ये पाकिस्तानी जो बातें सोच रहे हैं, 12-15 करोड़ से नीचे वाला जो बंदा है वो तो वहां पे सम बॉडी नहीं है। वो तो बेचारा वैसे ही, मतलब वो $1 मिलियन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि $1 मिलियन इज जस्ट नथिंग ओवर देयर। सर इट्स नथिंग। $1 मिलियन में तो सर कोई छोटा सा घर भी नहीं आएगा, 3 कमरों का। जी। और कोई छोटी मोटी मेरे ख्याल से कोई चाय की फ्रेंचाइज भी शायद ना मिले। ज्यादातर तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल उबर ड्राइवर बनते हैं, यहाँ जो है जी वो सर। ट्रक चलाते हैं। अमेरिका कनाडा के अंदर पाकिस्तानी जो है, मैंने देखा इनको जी बड़ा शौक है, वो ट्रक में बड़ा अच्छा बिस्तरा बिस्तरा लगा होता है पीछे, वो उसके अंदर ही सो जाते हैं। वो ये काम है पाकिस्तानियों के ज्यादातर। बाकी सर एजुकेशन भी सर कनाडा की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई सस्ती नहीं है, करोड़ों रुपए की एजुकेशन है। जी। और वो करोड़ों रुपए की एजुकेशन के बाद और कई साल उनके सिस्टम में उनको टैक्सेस देने, मैं तो कहूंगा गुलामी करने के बाद भी देखिए, शायद कहीं जाके वो कोई शहरियत मेरे या उस तरफ पास जाएं। अक्सर पाकिस्तानी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, ये जूम के ऊपर जो सेशंस हैं करियर काउंसलिंग के लिए। तो मैं हमेशा सबको ये मशवरा देता हूँ कि कम से कम ग्रेजुएशन आप पाकिस्तान की किसी एक क्लास यूनिवर्सिटी से करवा लें। आप सिर्फ 1 साल बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको ठप्पा भी इंटरनेशनल डिग्री का लग जाएगा, और आपका खर्चा भी तकरीबन 1-1.5 करोड़ आएगा। 1 करोड़ से कम खर्चा नहीं आता। अगर अगेन फिर आपने वो नौकरियां करनी है और इलीगल तरीके से आपने काम करना है, तो वो आपकी मर्जी है, वो तो फिर आप 25 लाख में भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां इज्जत से काम करना है तो 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है कम से कम, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर 1 साल का पढ़ाई का। जी। सर इसके अलावा ये बताइए कि सर अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से या जेएफ कंसल्टेंट से, हमारे कंसोर्शियम से, हम ही तभी क्यों इन जेएफ कंसल्टेंट्स के कंसोर्शियम से ही हम क्यों जो है वो इसको हम आगे बढ़ाएं? ये बड़ा बड़ा आपने खूबसूरत सवाल पूछे। सबसे पहले मैं आपको एआईसी के बारे में बता दूं, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानियों को एआईसी के बारे में पता नहीं होगा। अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट उस फर्म को कहते हैं। ये एक वहाँ पे लॉयर्स और इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स, कंपनी फॉर्मेशन, जैसे हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। और उसके साथ रियल स्टेट डेवलपमेंट जो अजरबैजान में बाकू में हो रही है, इन तीनों चीज़ों को कंबाइंडली वो देख रही है। उनके पास लॉयर्स की टीम भी मौजूद है। और हमारा एआईसी के साथ रब्ता कैसे हुआ, मैं वो भी पहले बताना जरूरी समझता हूँ, फिर मैं जेएफ कंसल्टेंट और बाकी सवाल की तरफ आता हूँ। हम लोग वहां पे, आपको भी पता है कि सऊदीज की बेसिकली कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पे गए थे। फराज साहब के बारे में जो लोग नहीं जानते, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। एयर कंडीशनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, और जो ये आपके जो 5 स्टार होटल्स और जो आपके रिजॉर्ट्स होते हैं, इनमें जो डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स लगते हैं, बॉयलर्स लगते हैं, स्विमिंग पूल्स के साथ जो चीज़ें अटैच होती हैं, जो बिल्डिंग के अंदर एयर कंडीशनिंग और जो सारा कुछ होता है, उसके ये इनकी फर्म जो है वो तमाम तर एक्सपीरियंस रखती है। और ये खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, और विद 15 ईयर ऑफ इंटरनेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस। तो इनका रोल वहां पे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी वर्क को देखना, उन सारे डक्ट्स को, उन सारी चीजों को देखकर ओके करना था। मैं फाइनेंशियल साइड पे गया हुआ था। मेरा काम ये था कि उनकी जो 250% ग्रोथ प्रॉपर्टी में आई है पिछले 3 साल में, जो कि वहां पे हमने असेसमेंट की है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों से हमने लिए हैं, उस जगह को, मौके को जाके हमने देखा है। तो मेरा ये काम था कि उसकी फाइनेंशियल साइड में निकाल कर दूं कि जो हमारी सऊदी जो कंपनी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो वो जो है क्या उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 1 अरब से 3 अरब पे उन्होंने मूव करना था। हमारी रिपोर्ट का भी उसमें हाथ था कि अगर हम उनको ओके रिपोर्ट देते हैं, फाइनल क्लियरेंस, तो फिर वो अपना डिसीजन लेंगे। तो उसको हमने तो ओके ही दिया दोनों ने। जो कैलकुलेशंस हमारे सामने आई हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादातर वहां पे तुर्की की कंपनियां, टर्किश बिल्डर्स कर रहे हैं, और बहुत आला कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ हुआ है। कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो उसकी फाइनेंशियल साइड है, वो भी मैंने हर तरह से चेक किया, उनसे डेटा भी हमने लिया। फिर हमने जो 2
सबसे वहां पे टॉप क्लास इलाके हैं रेजिडेंस के बाकू में। और दोनों जगह हमारे जो क्लाइंट है उनकी इन्वेस्टमेंट है, एक वाइट सिटी बाकू और एक जो है सी ब्रीज। सी ब्रीज तो खैर ऑसम, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, नेक्स्ट लेवल है। मैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया मैंने फिरी हुई है और मुझे ये कहने में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि वो एक गैर मामूली प्रोजेक्ट है। और इतना खूबसूरत समुंदर, क्योंकि समुंदर जहां भी मैंने जिंदगी में देखा वो ठाठे मारता समुंदर देखा है। ये वाइट समुंदर है जो शांत समुंदर है, यानी बिल्कुल आपको लेक की तरह का समुंदर है। ब्लू है, साफ है, खूबसूरत है, बीच भी बड़ा अच्छा है। और उन्होंने भी अपनी जो कुदरत ने उनको जो हसीन लैंडस्केप दिया है उसको उन्होंने भी टू द ऑप्टिमम लेवल जो है वो उसको उन्होंने यूटिलाइज करके मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के साथ, वो तो एक गैर मामूली चीज है, ऑसम है। मैं तो कहूंगा कि जो भी अफोर्ड करता है उसको जरूर वहां जाना चाहिए। पर्सनली मैं जरा शहर के अंदर रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं जो है वाइट सिटी में रहना पसंद करूंगा। लेकिन वो बड़ा अफोर्डेबल है। अगर मैं इवन डीएचए फेज 4 से फेज 5 से, या इन जो लाहौर के जो फेजेस हैं इनसे भी किराए कंपेयर करूं तो कोई इतना ज्यादा किराया नहीं है कि 2.5 लाख में आपको अपार्टमेंट किराए पे मिल रहा है, विच इज वेरी, जिसे कहते हैं, रीजनेबल। वैसे तो आपको बाकू में तो जो है वो तो 500 में, 80,000 में भी अपार्टमेंट मिल जाता है। लेकिन ये तो कमाल है ना कि आपको एक साइड पे समुद्र का व्यू मिल रहा है, दूसरी साइड पे आपको शानदार बिल्डिंग्स हैं। तो ये एआईसी से सवाल इनका था कि जेएफ कंसल्टेंट और एआईसी का क्या, जेएफ कंसल्टेंट क्या कर रही है, मैं बता ही रहा हूं। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में इतने सालों से हूं, फराज साहब इंजीनियरिंग में हैं। तो हम कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन लेकर आए हैं। हम ये नहीं कर रहे, वी आर नॉट इमिग्रेशन कंसल्टेंट के वो डंकी वाले लोग हैं कि जी डंकी लगा के तो बंदा वहां हमने पार्सल कर दिया है, बात खत्म। या इवन जो मॉडर्न लॉयर्स हैं जो इलीगल नहीं लीगल काम भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जी डॉक्यूमेंट पूरे हो गए जी, लो जी आपको ठप्पा लग गया, इमिग्रेशन हो गई, हम तुसी जानो तो बड़ा काम जाने, अब आप अपनी रोटी खुद कमाएं। उसकी बजाय हम कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए हमने एआईसी से एमओयू साइन किया। और जेएफ कंसल्टेंट्स जो है उसकी तफसील के लिए आप यूट्यूब चैनल पे मेरे भी जा सकते हैं। मैं अभी आपको विजिट करके भी दिखा दूंगा कि आपको मैं 3 प्ले लिस्टें रिकमेंड करता हूं कि आपने अगर अजरबैजान के सिलसिले में हमसे बात करनी हो तो पहले वो 3 प्ले लिस्ट देखें। एक जेएफ कंसल्टेंट्स की है, एक हु इज जवाद हफीज है, और तीसरी अजरबैजान में जो बिजनेस है वो मैं अभी आपको बिफोर वी एंड मैं इस वीडियो में भी अटैच कर देता हूँ। जी जनाब। जी सर। तो सर एआईसी और जेएफ कंसल्टेंट्स के कंसोर्शियम से ही क्यों हम अजरबैजान जाएं? सर इसलिए जाएं कि जेएफ कंसल्टेंट जो है वो तो बिजनेस के बारे में नॉलेज रखती है इन तमाम चीजों के, लेकिन वी आर नॉट अ लॉ फर्म, वी आर नॉट एन इमिग्रेशन फर्म। आप वहां जब कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी को बनाने के बाद आपने उस कंपनी को चलाना भी है। लेट्स से कि उसमें मैं लोगों को जो ऐसे मशवरा दे रहा हूं कि बजाय 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट करने के, 4 या 5 लोग 2-2 करोड़ वाले अपने अपने अकाउंट में उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, उनकी अपनी अपनी कंपनी है, वो लेट से कि जी वो 10 करोड़ का एक कोई प्रोजेक्ट या 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, उसकी उनके बाद ऑपरेशंस करने का एक तरीका चाहिए होगा, उनको एक वकील की जरूरत होगी। उस जारी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो होनी है इतने ह्यूज अमाउंट की आपस में, तो उसके लिए जो कैपेसिटी है मैं नहीं समझता कि जेएफ कंसल्टेंट रिमोटली आपको ये फैसिलिटी दे सकता था। हमारी उनके साथ पार्टनरशिप होने का स्ट्रेटेजिक और एमओयू साइन करने का ये कि जितनी भी मुश्किलात आपको, टेक्निकल मुश्किलात कह लीजिए या उन्हें प्रोसेसेस कह लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कह लीजिए, परचेज सेल है, लेट्स से कि जी आप वहां पे 100 फ्लैट बनाकर बेचना चाहते हैं, तो पहले आपने जगह लेनी है कंपनी के नाम, फिर आपने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना है, फिर आपने उस बिल्डिंग को बनाना है, फिर आपने उसको बेचना है रेनोवेट करके। तो वो सारे एग्रीमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए। और ये नहीं है कि वो कच्चा पक्का वकील है कि जो उसके दफ्तर के बाहर धक्के खाते फिरो, जैसे वो बाकू के डाकू हमने कहा, उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई बेचारा इधर फिर रहा है अपनी कागज लेके, कोई उधर फिर रहा है, किसी ने तस्वीर पकड़ी हुई है कि 2 नफल पढ़ रहा है। तो इट शुड बी डन प्रोफेशनली। दुआ तो जरूरी होती है, लेकिन प्रोफेशनल जो बंदा है दे विल डू इट प्रोफेशनली। आपका अपना जो है वो 2 घंटे के अंदर कंपनी फॉर्मेशन हुई थी, डॉक्यूमेंट सारे हमने बिल्कुल सर, यहाँ से ऐसे ही प्रोसेस करवा लिए थे। तो वो जेएफ हम्म, और एआईसी का कोलैबोरेशन ही था, तो ये हो गया ना।
अदरवाइज 2 घंटे में बिल्कुल किसी सर। फॉरेन लैंड में कोई मुझे कंपनी फॉर्म करके दिखाए। बिल्कुल सर, इट रियली वेंट वेरी स्मूथ। और सर यही है कि अज़रबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल कंपनी बाय आज़री सिटीजंस, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल लॉयर्स। और सर वो जो काम करके देंगे, वो मार्केट में कंपैरेटिवली अगर आप किसी भी लॉयर से करते हैं, तो वो जो है वो आपका जो है वो अपनी फीस तो दूर, वो आपका असल ज़र आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी बचने नहीं देते। यार तो देखें, सर ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस आप भी इन्वेस्टमेंट में। समझ गए हैं और मैं भी समझ गया हूं कि ज्यादातर लोग वहां प्रॉपर्टी स्कैम कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी स्कैम वो ये करते हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट जो हमने बताए हैं, इसमें उनकी गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ी सीरियस है। और ये हैं एक क्वालिटी का प्रोडक्ट। जैसे हमारे यहाँ डीएचए के जो प्रोजेक्ट होते हैं, कंपैरेटिवली उन्हें ट्रांसपेरेंट समझा जाता है। बाकी क्या कर रहे हैं कि शहरों से बाहर, जैसे मैं अगर लाहौर की मिसाल दूं तो कालाशाह काकू के करीब जाके किसी को एक घर जो है वो आप खरीदवा दें। अब उसके 20 किलोमीटर, वो से लाहौर से सिर्फ 20 मिनट की मुसाफत पर, जैसे हमारे यहाँ वो जो फ्रॉड जो करते हैं, वो लड़की खड़ी हो जाती है वैसे करके तस्वीर खींच, जो बंदा बेचारा जो घर खरीद लेता है ओवरसीज, कोई बेचारा वो देख हम्म। के वो बाद में कहता है कि ये तो कालाशाह काकू है, इधर तो ना कोई दुकान है, ना कोई चीज है, मैं तो ये कहाँ पे जंगल में मुझे प्लॉट दे दिया है। तो वो हम्म। ज्यादातर यही कर रहे हैं कि फलां और फलां के संगम पर हसीन जो है आबादी, वो बेसिकली वो गांव हैं बाकू से। अगर आप 25 मिनट बाहर निकले तो वो जैसे आप समझे कि भाई फेरू में जाके कोई बंदा मकान छोटा सा कच्चा पक्का बना के, और वो रोज वीडियो डाली हो गया, आज हमने भाई फेरू में एक और बंदे को मकान जो है वो बेच दिया है। तो वो हम्म। वो मतलब ज्यादातर तो वो ऐसे ही बैठे हैं। अब वो क्या करते हैं कि $50,000 का मकान जो है वो आपको $1,00,000 में बेच देते हैं, और कहते हैं 3 साल बाद 10% ऐड करके मैं ले लूंगा, यानी 55 में मैं ले लूंगा। अब 3 साल कब गुजरेंगे, कौन देगा, कौन लेगा, ये अल्लाह को पता है। या उसके बाद वो क्या करते हैं जी, हमने यहाँ पर एक कंपनी फॉर्म की है फराज साहब, हम 5-5 हजार डॉलर का एक शेयर दे रहे हैं। अब वो मैंने पहले भी जिक्र किया है भाई, शेयर्स तो नॉर्मली कहीं रेगुलेटेड होती है ना, वो बच्चों की दुनिया जिस पे नोट बनाओ। मसलन हम फराज साहब की बड़ी खूबसूरत सी हंसते हुए, या मेरी चले तस्वीर खींच के उसके इर्द गिर्द लिखते हैं 5,000 का शेयर, तो वो 5,000 का नोट तो सर नहीं बन जाएगा ना, 5,000 का शेयर बन जाएगा जी, $5,000 का शेयर है। भाई आपको हम्म। किसने ऑथोराइज किया है? एसईसीपी तो ₹10 का शेयर इशू कर रही है, आप $5,000 का शेयर इशू कर रहे हैं कुछ भी। तो वो हम्म। वहां पे ये माहौल बना हुआ है कि ये शेयर्स आप हमारी कंपनी में ले लें। वो उन्होंने बड़ी सिंपल मैथ है, वो कहते हैं जी $5 लाख का जो प्रोजेक्ट है, तो $5,500 के 100 शेयर होल्डर हो जाए तो $5 लाख हम्म। पूरे हो गए। अब पूरे हो उन गए। शेयर होल्डरों का क्या बनेगा? वो जो आप एक रसीद नोट छाप के उन्हें बच्चों की दुनिया लिख के उनको ईद पे दे रहे हैं, ईद मुबारक, कायदे आजम जिंदाबाद, और जो है बच्चों की दुनिया, वो आदमी में छपवा के आप तस्वीरें ऊपर लगाकर वो उनको कहेंगे जी ये शेयर आपके पास आ गए, इन्हें आप रख के बैठ जाएं। अब वो शेयर तो रख के बैठ गए, अब उन शेयर्स का अंजाम क्या होगा? वो शेयर जाएंगे कहाँ? वो शेयर खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन, क्या उसका बनेगा? नो बॉडी नोस।